वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग इम्यूनिटी का फर्स्ट पार्ट अभी आपने देखा था। अब हम उसके आगे के पोर्शन को टच करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, और अगर पॉसिबल होगा तो हम वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के टॉपिक को भी टच कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के साथ। व्हाट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी? तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगा when a host is exposed to the antigens which may be in the form of living or dead microbes or some other proteins। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि केवल लिविंग माइक्रोब होना चाहिए, वो डेड भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, या कोई प्रोटीनियस पार्ट भी हो सकता है उससे निकला हुआ जो हमें डिजीज कर सकता है। सो व्हेन इट इज exposed to either living, dead or other protein, then antibodies are produced in the host body। तो जब हमारी बॉडी पे अटैक होगा एंटीजन का, अब वो लिविंग, डेड या प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और तब जाके हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। दिस इज व्हाट एक्टिव इम्यूनिटी। तो आपको पता चल गया कि जब अटैक होगा तब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। क्या होगा? ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा और रिस्पॉन्स करने में टाइम लग सकता है। तो मे बी तब तक वो जो अटैक करने वाली स्पीसीज है हमको ज़्यादा बीमार कर दे, डिजीज्ड कर दे। ये समझ में आ गया? तो एक्टिव इम्यूनिटी फंक्शन तो करता है बट स्लो रिस्पॉन्स करता है। अब ऐसा कोई अटैक करने वाला एजेंट है जो थोड़ा स्लो ग्रो करे, तो तब तक तो ये इफेक्टिव है भाई, बहुत अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, मतलब ये जितने भी आपने बात की लिविंग, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्रोटीन, इसको फॉरेन एजेंट यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अगेंस्ट फॉरेन एजेंट इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। यानी जो पहले से बना बनाया एंटीबॉडी हम प्रोवाइड कर दें बॉडी को, तो क्या होगा कि भाई अब तो बनाना तो है नहीं, पहले से तो बना हुआ है, इट इज़ ऑलरेडी मेड, यानी रेडीमेड है। सो इट फंक्शंस वेरी एक्यूरेटली एंड वेरी फास्ट, और हमारी बॉडी डिजीज्ड होने से बच जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल मदर मिल्क, कोलोस्ट्रम जिसको हम कहते हैं। तो मदर मिल्क में क्या होता है? रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, है ना? तो इसीलिए मदर मिल्क दिया जाता है। उसमें जो मदर मिल्क होती है उसमें क्या होता है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। तो इसीलिए कोलोस्ट्रम कहा जाता है कि यूज़ कोलोस्ट्रम। इसके अलावा ये गाय के दूध में भी मिलता है, तो इसीलिए गाय का दूध भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मदर मिल्क से ज़्यादा कहीं नहीं होता। सो मदर मिल्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीबॉडी। इसके अलावा कुछ और भी एंटीबॉडीज़ हैं जो फिटस में मूव कर जाते हैं प्लेसेंटा में। पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था, है ना? IgG, यस, आपको अगर याद होगा तो IgG ये एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा में मूव कर सकता है। तो प्लेसेंटा में जाके रेडीमेड क्या बोलते हैं, मेडिसिन की तरह वहाँ पे बिहेव करता है, यानी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं और ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट पैसिव इम्यूनिटी। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वन, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे भी हम मूव करते हैं। नाउ द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन वर्ड वैक्सीनेशन से क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि जब हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे तो बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी, इसीलिए वैक्सीनेशन के साथ इम्यूनाइजेशन बना हुआ है। समझते हैं, जैसे हमारी बॉडी में मान लीजिए किसी पैथोजन ने अटैक किया, ठीक है, उसके लिए एंटीबॉडी बन गई, वो भी ठीक है। फिर उसको मेमोरी सेल्स यानी मेमोरी जनरेटेड सेल्स जैसे बी और टी लिम्फोसाइट्स ने उसको याद कर लिया, इट्स ओके। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसे पैथोजन्स हों जो डेडली टाइप के हों, अगर हमारी बॉडी में आ गए तो रिस्पॉन्स करने से पहले ही हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं, प्रॉब्लमेटिक हो जाए, जैसे पोलियो का वायरस।
तो क्या करना चाहिए भाई? तो हमें पोलियो वायरस के अगेंस्ट बॉडी को तैयार कर देना चाहिए, उसको रेडी कर देना चाहिए फाइट करने के लिए। इसी तरह से पॉक्स वायरस के अगेंस्ट हमको बॉडी को रेडी कर देना चाहिए। रोटा वायरस, ठीक है, यानी जो कुछ ऐसे पैथोजेंस जिनके अटैक होने पर बॉडी को अगर क्योर करें तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मे बी डेथ भी हो सकती है, या वो परमानेंट डिसेबिलिटी आ सकती है किसी बॉडी पार्ट में। तो उससे पहले उसको रोकने के उपाय कर लें, ठीक है। उसी प्रोसेस को, ये जो रोकने का उपाय है, इस प्रोसेस को ही हम वैक्सीनेशन वर्ड से जानते और पहचानते हैं। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं वैक्सीन प्रोवाइड करके हमेशा के लिए, तो उसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरह है ये, लाइफ टाइम में एक्वायर हो रहा है, ठीक है। तो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल तरीके से भी हो रहा है। नेचुरल तो आपने पढ़ा ही, इसको आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन की तरह है, ये एक पार्ट है उसका। यानी जब हम किसी एंटीजन के रिस्पॉन्स में कोई एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी पैथोजन जो कि डेड हो, पैथोजन और उसका इनएक्टिवेटेड पार्ट, जैसे कोई इनएक्टिवेटेड या वीकेंड प्रोटीन, भाई पैथोजन कैसा होना चाहिए? पैथोजन इनएक्टिव होना चाहिए, इनएक्टिवेटेड, ठीक है, या बहुत ही वीक होना चाहिए, ठीक, या इसका कोई प्रोटीन पार्ट जो कि हमें बीमार कर सकता है, इसको क्या करेंगे, बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। जब बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट इन बॉडी, जब बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो इसके अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे, यानी एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाएंगी, एंटीबॉडीज, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज किसके रिस्पॉन्स में? इस पैथोजन जो इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन है, जो बहुत ही कमज़ोर है, जो हमें बीमार नहीं कर सकता, या बहुत थोड़ी सी बुखार आ सकती है। जब बच्चों को टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, तो 1-2 दिन बुखार रहता है, बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन फिर ठीक हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि वो वीकेंड हैं, ओके, काफ़ी कमज़ोर पैथोजन की तरह है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे इम्यून की मेमोरी सेल्स हैं, जैसे कि बी एंड एल, लिम्फोसाइट्स, अब ये इसको याद कर लेती हैं कि हाँ ऐसा अटैक हुआ था, और इसके लिए एंटीबॉडीज रेडी रहती हैं। तो फ्यूचर में कभी भी कोई अटैक होगा इनमें से किसी भी पैथोजन का, जिसके लिए कि हमने ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर कर लिया है इंजेक्ट करके बॉडी में, तो ये मेमोरी सेल्स तुरंत उसको अटैक करेंगी ऑलरेडी जो इनके पास प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ हैं, और तुरंत फिर और प्रोड्यूस करना भी शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से वैक्सीन बन जाता है, इस तरह से वैक्सीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन ही एक तरह से वैक्सीन हो गया, आप कह सकते हैं। इनएक्टिवेटेड जो पैथोजन है, इसको हमने वैक्सीन की तरह यूज़ किया, और इससे हमने एक मेमोरी डेवलप करवा दी, यानी एक्वायर करा दी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर हो गई अब, ठीक है। और एक इम्यूनाइजेशन भी हमने प्रोवाइड किया, यानी बॉडी भी इम्यून, उसका रिस्पॉन्स स्ट्रांग हो गया, यानी वैक्सीनेशन करते ही बॉडी में इम्यूनाइजेशन भी हो गया, इम्यून सिस्टम और डेवलप हो गया। तो इसीलिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों वर्ड आपस में हमेशा जुड़े होते हैं, और ये हमेशा दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब भी यूज़ होंगे तो वैक्सीनेशन के साथ इम्यूनाइजेशन वर्ड यूज़ होता है। इज इट क्लियर? यानी अब हमारे पास पहले से एक तैयार फौज है जो आक्रमण करने वालों को मार सकती है। इज इट ओके? आपको समझ में आ गया वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने इनएक्टिवेटेड या वीक पैथोजन यूज़ किए, या प्रोटीन जिसको आप टॉक्सिन कह सकते हैं, हमारे लिए तो जहर ही होगा वो, लेकिन ये इतना सफिशिएंट अमाउंट में होगा कि हमें बीमार तो नहीं करेगा, मतलब हमें डिजीज़ तो नहीं करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर डेवलप करा देगा, ठीक है। अब होता ये है कि कुछ ऐसे
पैथोजेंस होते हैं या टॉक्सिन होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते, एज इट इज़ तुरंत का मतलब हमेशा हमेशा के लिए नहीं डाल सकते। तो या उनका नेचर ऐसा होता है कि वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, उनकी जो लिविंग प्रोसेस है या उनकी जो मेमोराइजेशन के लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि पहले से उनकी एंटीडोट्स बना के रखनी पड़ती है, यानी ये जो रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बन रही हैं ये हम किसी ऐसे एनिमल में डेवलप कराएंगे जिसकी बॉडी को हम एज अ सेक्रीफाइस बॉडी यूज़ करेंगे, जैसे माउस मॉडल है ना। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाली प्रोसीजर के थ्रू बहुत सारा एंटीबॉडी बना के हम ऑलरेडी मेडिसिन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, दवाई के रूप में स्टोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में डालने पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक वो नहीं प्रेजेंट रह सकते हैं, एक्टिव नहीं रह सकते हैं, उसकी मेमोरी उतनी नहीं है। तो हम उसको दूसरे तरीके से, तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आजकल बहुत डेवलप हो गई है और इसके थ्रू हम टॉक्सिन्स के एंटीबॉडीज़ बना लेंगे और इसको स्टोर करके एज अ मेडिसिन स्टोर करके रखेंगे। और काफ़ी कूल इसको स्टोर करना पड़ता है ताकि डीनेचुरेशन ना हो जाए इसमें, ठीक है। जैसे सांप, फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट सबसे बेस्ट एग्जांपल, स्नेक बाइट। अब स्नेक ने बाइट किया तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस स्नेक ने बाइट किया, क्योंकि उसके लिए अलग टॉक्सिन होगा, ठीक है। तो स्नेक बाइट में अगर स्नेक की पहचान हो गई है तो उसके लिए एंटीडोट हम बॉडी में पहले से टीका नहीं लगा सकते, वैक्सीनेशन नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। और वो शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर की एक्टिविटी के बाद वैसे भी वो मेमोराइज नहीं रहता है और वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो स्नेक बाइट के जो एंटीडोट्स बनाएंगे, अब इसका टॉक्सिन का एंटीबॉडी जो बनाएंगे उसको हम किसी माउस मॉडल या किसी अदर ऑर्गेनिज्म में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इस तरह से हम बना लेंगे और वो वैक्सीन या दवाई के रूप में हम रखे रहेंगे। तो जैसे किसी को स्नेक बाइट करेगा, जब स्नेक आइडेंटिफाई हो जाएगा तब जा करके उसको फिर उस स्नेक का एंटीडोट यानी वैक्सीन जो हमारे पास है इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। वो सिरिंज होती है, उसके थ्रू हम इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्शन उसको प्रोवाइड करेंगे और इसके अगेंस्ट वो टॉक्सिन काम करेगा और इसको इफेक्ट को फिनिश कर देगा। अब ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, इन्फेक्शन को उसने कम किया और ख़त्म कर दिया। इसी तरह से और भी कई रिस्पॉन्स, जैसे टेटनस का इंजेक्शन ऐसा कोई लॉन्ग टर्म इम्यून वैक्सीन नहीं है टेटनस का कि एक बार लगा दिया लाइफ टाइम बना रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर 3 महीने पे आपको लगाना पड़ता है, यानी या तो हर 3 महीने पे आप उसको यूज़ करिए, लगाते रहिए, या पहले से बना हुआ टेटनस का एंटीडोट जब आपको कहीं चोट लगे लोहे वगैरह से तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं, ये भी एक तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करना ही तो हो गया। सो दिस इज व्हाट दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या? पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्यों? क्योंकि हम पहले से बना हुआ टॉक्सिन प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या हो गया? जब आपने इसको बॉडी में डाल दिया और बॉडी ने मेमोराइज करके याद कर लिया है तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो गया। और स्नेक बाइट और टेटनस का इंजेक्शन जो कि हमें तुरंत देना पड़ता है, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन हो गया। सो दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी के पोर्शन में अभी और भी कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे एलर्जी है और इसके अलावा ऑटो इम्यूनिटी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सम इम्यून सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे मैसेज करिए, आंसर मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।